Hello everyone, welcome back. Welcome to part 30 of our Indian polity lecture series and today we are going to discuss the philosophy of the Indian Constitution. बहुत सारे लोगों को लगेगा कि अरे ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे स्किप कर देते हैं, बट ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब आप समझेंगे तब आप बहुत सारे सवालों के सही जवाब दे पाएंगे जो ट्विस्टेड सवाल हमें लगते हैं अभी के टाइम पे। ठीक है, and I want you to remember one thing while studying this chapter, that UPSC is not testing how much you remember. UPSC is testing how you think. So these are the topics which we are going to cover in this video. आप इसे पॉज करके देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स हम देखने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। ओके, सो इस प्रकार के अगर क्वेश्चंस आपके सामने रख दिए जाए और आपके माइंड में डाउट अगर क्रिएट होता है, इसका मतलब आपको ये चैप्टर करना है। यहाँ पे सोशल डेमोक्रेसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। सो व्हाट डू यू मीन बाय सोशल डेमोक्रेसी? जब तक आप फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझेंगे तब तक आप डेमोक्रेसी क्या होती है, सोशल डेमोक्रेसी क्यों इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए, उसे आप नहीं समझ पाएंगे। दैट्स वाई इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मेंस के अगर क्वेश्चंस देखें तो सेकुलरिज्म के ऊपर अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया और सेकुलरिज्म के टाइप्स आपको पता ही नहीं है, आपको नहीं पता है कि सेकुलरिज्म किस टाइप का इंडिया में फॉलो होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड वेस्टर्न जो कंट्रीज है वहाँ पे जो सेकुलरिज्म फॉलो होता है उससे इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो किस तरीके से अलग है, तो आप आंसर कैसे लिख पाएंगे मेंस का? अगर आपको बोल दिया जाए दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सोशल डॉक्यूमेंट, तो आप कैसे इसका आंसर फ्रेम कर पाएंगे जब तक आपको सोशल डॉक्यूमेंट का मतलब नहीं पता है, सोशल डेमोक्रेसी का मतलब नहीं पता है, क्योंकि उन्हीं चीज़ों को यूज करके ये आंसर जो है वो फ्रेम किया जा सकता है। देन ऐसे जो है जहाँ पे रिपीटेड थीम आता है दैट डेमोक्रेसी बियॉन्ड इलेक्शंस। सो डेमोक्रेसी बियॉन्ड इलेक्शंस का मतलब क्या है और कैसे आप इसके ऊपर ऐसे जो है लिख पाएंगे अगर आपको चीज़ों को कनेक्ट करना ही नहीं पता है, फिलॉसफी नहीं पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आप इसका सही आंसर नहीं लिख पाएंगे, सही आंसर फ्रेम नहीं कर पाएंगे। बट फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप समझ गए तो डेमोक्रेसी बियॉन्ड इलेक्शंस भी आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, इक्वलिटी विदाउट डिग्निटी इज मीनिंगलेस, ये भी इसी चैप्टर से रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, उसको भी आप यहीं से लिंक करके सारी चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग ऑफ फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी क्या है उसको पहले हम समझते हैं। तो फिलोसफी का मतलब क्या हो जाता है? आदर्श, मूल्य, दृष्टिकोण, लक्ष्य। तो यहाँ से आपको बात समझनी चाहिए कि जब भी फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है, मतलब वहाँ पे बात किया जा रहा है कि किस मंशा के साथ ये संविधान जो है वो लिखा गया है। आदर्श क्या है, दृष्टिकोण क्या है, लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट टारगेट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, किस टाइप का सोसाइटी हम क्रिएट करना चाहते हैं और वो पर्टिकुलर टारगेट अचीव करने के लिए कौन सी चीज़ जो है वो हमें इंक्लूड करनी होगी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जब हम इन सारी चीज़ों को जानने की समझने की कोशिश करते हैं उसे ही हम फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो जब भी आप फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिलेगा वाई का। ठीक है, वाई सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म क्यों हमने रखा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, क्यों डीपीएसपी को रखा गया है, व्हाट इज द नीड ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जब आप फिलोसफी को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्यों रखा गया है। ठीक है, हर जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका डिस्टिंक्ट फिलोसफी होता है, क्योंकि हर देश के लोग जो हैं उनका दृष्टिकोण अलग होता है, उनका लक्ष्य जो है वो अलग होता है, उनके आदर्श जो है वो अलग होते हैं। उसी प्रकार से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी कुछ डिस्टिंक्ट फिलॉसफी है। ठीक है, और ये फिलॉसफी क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? सो आइडियल्स रिफ्लेक्ट करते हैं, एस्पिरेशंस रिफ्लेक्ट करते हैं एंड लॉन्ग टर्म गोल्स रिफ्लेक्ट करते हैं स्टेट के, यानी लॉन्ग टर्म में ये देश जो है क्या टारगेट अचीव करना चाहता है। एस्पिरेशन क्या है? एस्पिरेशन मीन्स कलेक्टिव होप क्या है जनता का, ड्रीम क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है जनता का, जो वो फुलफिल करना चाहते हैं फ्यूचर में। देन हाईएस्ट वैल्यूज़ क्या है। इन सारी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए जो स्टेप्स लिए जाते हैं वो फिलॉसफी के थ्रू ही समझा जा सकता है। ओके, मीन्स फिलॉसफी इन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करती है। ओके, आई होप दैट आई एम मेकिंग सेंस एंड थिंग्स आर क्लियर।
सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को अगर हम समझना चाहें तो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन जो कि मूव किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उसे अगर हम देखें, समझें, पढ़ें तो हमें फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो समझ में आएगा। साथ ही साथ आज का जो प्रियम्बल है उसे हम पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें तो हमें फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, प्रियम्बल क्या है? एक्चुअली मॉडिफाइड वर्जन है वो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन का। तो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन में क्या बात की गई थी, अब उसे हम देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन जो है उसके अंदर कोर आइडियल्स क्या थे जो डिक्लेयर किए गए थे? तो कहा गया था कि इंडिया जो है इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक रहेगा। तो ये कोर एसेंस है कि हम अपने देश को कैसा बनाना चाहते हैं, तो इंडिपेंडेंट सोवरेन एंड रिपब्लिक। फॉर्मेशन ऑफ यूनियन की बात की गई थी। ठीक है, ये आज़ादी से पहले जब संविधान बन रहा था उस समय ही जो संविधान बनाने में लोग इन्वॉल्व थे उनके द्वारा ये डिसाइड किया गया कि हम यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो बनाना चाहते हैं, यानी फ्यूचर उन्होंने पहले ही देख लिया, संविधान जो है उसी हिसाब से बनाया गया है। देन फिर ऑटोनोमस जो यूनिट्स रहेंगे उनके पास ही रेसिडेरी पावर रहेगा। जो पावर है और ऑथोरिटी है वो कहां से ड्राइव किया जाएगा? फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया, यानी जनता जो है वो सर्वोपरि रहेगी इस देश में। ये फिलॉसफी थी ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन की अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। ठीक है, एंड साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन में बात किया गया था जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रीडम की, और ये चीजें हमें प्रोवाइड की गई है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये क्या हो गया? ये फिलॉसफी हो गया, ये विजन हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का कि इस देश में जितने भी लोग रहेंगे उनको जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। किस रिस्पेक्ट में? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन, ये सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। देन माइनॉरिटीज को सेफगार्ड्स जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ बैकवर्ड एंड ट्राइबल जो एरियाज हैं, क्लास हैं, उनको भी सेफगार्ड्स प्रोवाइड किया जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेन राइट जो है इसको इंटैक्ट किया जाएगा। प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ये टारगेट हैं, ये फिलॉसफी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि रिफ्लेक्ट होके आता है ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन से, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मूव किया गया था ऑन 13 दिसंबर 1946 और वो पास हुआ था ऑन 22 जनवरी 1947। ओके, देन रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन इन द प्रियम्बल। तो प्रियम्बल फेथफुली रिफ्लेक्ट करता है उन आइडियाज को जो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन में लाए गए थे, एंड ये समराइज करता है एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जब भी आप किसी संविधान को पढ़ेंगे और उससे पहले आप प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या एम रखता है ये पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, क्या एस्पिरेशन रखता है, क्या ये फ्यूचर में देश को बनाना चाहता है ये पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, उसके द्वारा प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ये तीन चीज जो है वो जोड़ा गया था। ठीक है, सो नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल। तो जब भी आप किसी संविधान को पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, बट आपके पास समय कम है, तो आप उसके प्रियम्बल को पढ़ लीजिए। जब आप उस प्रियम्बल को पढ़ लेंगे तो आपको ओवरऑल एक आइडिया मिल जाएगा कि ये संविधान कैसा है, किस स्टेट में ये काम करता है, किस एस्पिरेशन के साथ, किस टारगेट के साथ, किस एम के साथ ये काम करता है। ओके, प्रियम्बल जो है ये अपने आप में इन्फोर्सेबल नहीं है। प्रियम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि प्रियम्बल डज नॉट ग्रांट एनी लीगल राइट्स और ड्यूटीज ऑन इट्स ओन। ओके, एंड कोई सिटीजन जो है वो कोर्ट नहीं जा सकता है और कोर्ट में जाके वो ये नहीं कहेगा कि माई प्रियम्बल हैज बीन वायलेटेड। इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट आप कोर्ट जा सकते हैं और आप कह सकते हैं कि मेरा फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हुआ है, और उस केस में आपको जजमेंट जो है दिया जाएगा, आपको फैसला जो है सुनाया जाएगा। बट आप कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते हैं कि मेरा प्रियम्बल जो है वो वायलेट हुआ है, क्योंकि प्रियम्बल में बहुत सारी बातें कही गई है। जो भी फंडामेंटल राइट, इक्वलिटी, अपॉर्चुनिटी, ये सारी बातें हैं वो प्रियम्बल में मिलेगी आपको, बट आप प्रियम्बल के हिसाब से कोर्ट में जाके जजमेंट नहीं मांग सकते हो। आप फंडामेंटल राइट के हिसाब से जाके कोर्ट से जजमेंट जो है उसकी डिमांड कर सकते हो।
बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि प्रियम्बल जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। प्रियम्बल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है एंड इट एक्ट्स एज की टू द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। बहुत बार क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है वो अपने आप में क्लियर नहीं होता है। सो इन दैट केस जजेस क्या करते हैं कि प्रियम्बल को देखते हैं और प्रियम्बल के हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि एस्पिरेशन क्या है, मेन एम क्या है इस संविधान का, और उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर केस की जजमेंट जो है वो सुनाई जाती है। ओके, सो दो कोर फंक्शंस जो आपको याद रखने होंगे अबाउट प्रियम्बल, कि प्रियम्बल जो है वो इंडिकेट करता है सोर्स ऑफ ऑथोरिटी, और सोर्स कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रियम्बल कहाँ से स्टार्ट होता है? प्रियम्बल स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंटू सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सो मेन ऑथोरिटी किसके पास है? जनता के पास, भारत की जनता के पास। एंड इट स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है किस रिस्पेक्ट में क्या काम करना चाहता है, उन सारी बातों को प्रियम्बल जो है वो दर्शाता है। Then sovereignty of the people. The constitution is not a gift of the British Parliament. ये संविधान जो हमारे पास है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बना के हमें दिया हुआ कोई गिफ्ट नहीं है। इट इज आर्डेंट मीन्स फॉर्मली डिक्लेयर्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। जो सोवरेंटी है जनता की वो जनता के द्वारा ही फॉर्मली डिक्लेयर की गई है। एंड कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसने एक्सरसाइज किया है सोवरेन अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने जनता से पावर जो है वो लिया और उसके बाद ये संविधान जो है वो लिखा गया है। सो मीनिंग ऑफ सोवरेंटी, सोवरेंटी का मतलब क्या होता है? सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, यानी हमारा जो देश है वो अपने आप में सर्वोपरि है, इसके ऊपर और कोई नहीं है। एंड वी डोंट हैव टू फॉलो एनीवन ब्लाइंडली। हमारे देश का जो संविधान है, हमारे देश का जो लेजिस्लेचर है, वो जो कानून बनाएगा उसी हिसाब से यहाँ पे कार्य जो है वो होगा। किसी देश ने हमें गाइड कर दिया और उसी के हिसाब से हमें काम करना है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सोवरेन हैं, हम अपने डिसीजन जो हैं वो खुद ले सकते हैं। एंड सोवरेन का मतलब है पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट। हमारी जो पार्लियामेंट है वो किसी भी सब्जेक्ट्स पे लेजिस्लेशन कर सकती है, कानून जो है बना सकती है। एंड सोवरेन होने का मतलब है एब्सेंस ऑफ सबऑर्डिनेशन टू एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी, यानी हमारे ऊपर कोई राज नहीं कर रहा है, हम किसी के सबऑर्डिनेट नहीं हैं, हम अपने आप में सबसे ऊपर हैं, इसीलिए हम सोवरेन हैं। देन इंडिया एज ए रिपब्लिक, तो हमें पता होना चाहिए कि इंडिया जो है वो डोमिनियन था ब्रिटेन का। कब से कब तक? तो 15 अगस्त 1947 से लेके 25 ऑफ जैन 1950 तक इंडिया डोमिनियन था ब्रिटेन का। और जैसे ही 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता है पूरी तरीके से, तब हम रिपब्लिक बन जाते हैं। रिपब्लिक बन जाते हैं इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट हो जाते हैं, यानी प्रेसिडेंट जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं हमारे, और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो हैं वो इलेक्टेड हैं, वो कोई हेरिडेटरी ऑफिस होल्डर नहीं है। यानी कोई राज परिवार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। दैट्स वाई हम रिपब्लिक है। एंड इक्वल एलिजिबिलिटी है हर सिटीजन को टू होल्ड पब्लिक ऑफिस। देन डेमोक्रेसी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, ये पॉइंट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सवाल जो है वो बनते हैं। सो नेचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी क्या है? तो इंडिया में हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो जनसंख्या है वो बहुत ही बड़ी है एंड डाइवर्सिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी के इंस्ट्रूमेंट्स लाइक रेफरेंडम, इनिशिएटिव और रिकॉल, इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है उसे फॉलो करते हैं। सो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है? तो जनता जो है वो लीडर्स चुनती है और वो जो लीडर्स हैं वो लेजिस्लेचर में जाके कानून बनाते हैं। क्योंकि जनता यहाँ पे डायरेक्टली कानून बनाने में इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो नहीं करते हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है।
ओके, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे चुने हुए जो लोग हैं, नेता हैं, वो पार्लियामेंट में बैठते हैं और पार्लियामेंट जो है वो जनता की तरफ से डिसीजन जो है वो लेती है। सोवरेंटी जो है वो एक्सरसाइज किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा एंड स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथों में है। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर जो हैं वो भी एक्ट करते हैं ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट्स हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पे संविधान अधिकार देता है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को कि वो अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से डिसीजन जो है ले सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे हैव टू फॉलो द एड एंड एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देन पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो इंश्योर किया जाता है इंडिया में थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। इसका मतलब क्या हो गया कि हर वो व्यक्ति जो 18 साल और 18 साल के ऊपर है उन सबको वोटिंग का अधिकार है एंड प्रिंसिपल ऑफ वन वोट वन पर्सन फॉलो होता है इंडिया में। और इस तरीके से पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो जनता को प्रोवाइड की जा रही है हमारे देश में। हर 5 साल में यहाँ पे रेगुलर इलेक्शन जो है वो कराए जा रहे हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं वो भी कराए जा रहे हैं, बीच बीच में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं होते रहते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट्स, ये भी जनता का अधिकार है, पॉलिटिकल राइट मिला हुआ है जनता को। इससे इंश्योर किया जाता है कि पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो देश में बना रहे। राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट्स में क्या होता है कि जो जनता है उनको अधिकार है कि वो कैंडिडेट्स के बारे में सारी जानकारी जो है वो ग्रहण करें और उसी के हिसाब से वो डिसाइड करें कि ये नेता हमारा लीडर बनने लायक है कि नहीं है। ठीक है, एंड पॉलिटिकल जस्टिस ही प्रोवाइड करने के लिए हम देखते हैं कि नोटा जो है 2013 से वो लाया गया है हमारे देश में। सो नोटा क्या है? नन ऑफ द एबव। इन केस आप वोट डालने गए हैं एंड जितने भी लीडर्स वहां पे उस पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी से खड़े हैं और आपको एक भी पर्सन अगर सुटेबल नजर नहीं आता है तो आप नोटा का बटन जो है वो दबा सकते हैं। मतलब आपके पास ये अधिकार दिया गया है कि आपको अगर एक भी कैंडिडेट पसंद नहीं आ रहा है तो आप नन ऑफ द एबव का ऑप्शन भी ले सकते हैं और आप उन सबको एक बार में ही रिजेक्ट जो है वो कर सकते हैं। सो ये पॉलिटिकल जस्टिस दे के क्या किया जा रहा है? पॉलिटिकल जस्टिस दे के ये इंश्योर किया जा रहा है दैट देयर इज इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द सिटीजन्स इन पॉलिटिकल प्रोसेस, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ये चीज जो है वो इंश्योर किया जा रहा है पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करके। एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कलर, सबके वोट का अधिकार जो है, वैल्यू जो है वो सेम है। भले ही कोई गरीब हो, कोई ऊंच जाति का हो या नीच जाति का हो, कोई आदिवासी हो या जनरल कैटेगरी का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सबका वोट का अधिकार एक ही है, चाहे वो करोड़पति हो चाहे वो रोडपति हो। अगर उसके पास इलेक्शन आईडी है तो उसके वोट का वैल्यू सेम है। ये पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो भारत में प्रोवाइड किया गया है। ये फिलॉसफी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। सो नाउ सोशल डेमोक्रेसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस तरीके से डिस्क्राइब किया है सोशल डेमोक्रेसी को? सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है दैट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट सोशल डेमोक्रेसी। यानी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है वो बिल्कुल भी लास्ट नहीं कर सकता है अगर सोशल डेमोक्रेसी बेस में ना हो। यानी डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है सोशल डेमोक्रेसी, एंड सोशल डेमोक्रेसी अगर किसी देश में है तो ही पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है उसका कोई मीनिंग रहेगा उस देश में, अदरवाइज इट विल बी टोटली मीनिंगलेस। ओके, इसका मतलब क्या है? तो सोशल डेमोक्रेसी अगर किसी देश में मिला हुआ है इसका मतलब है कि जनता के पास लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है, एंड इसे ही हम ट्रिनिटी कहते हैं डेमोक्रेसी का, क्योंकि ये तीनों जो हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। एक को आप हिला दो, दूसरा जो है वो आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, लिबर्टी नहीं रहेगी तो इक्वलिटी की बात ही कहाँ है, इक्वलिटी नहीं रहेगी तो लिबर्टी कहाँ है। उसी तरीके से लिबर्टी नहीं रहेगी तो हम फ्रेटर्निटी कैसे एश्योर कर सकते हैं, कैसे हम इमेजिन कर सकते हैं? इक्वलिटी नहीं रहेगी तो फ्रेटर्निटी कभी हो सकती है क्या? भाईचारा कभी रह सकता है क्या अगर बराबरी, समानता का अधिकार अगर नहीं रहता है?
सो इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करके कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कोशिश किया गया है कि सबसे पहले हम सोशल डेमोक्रेसी जो है उसको इंश्योर करें, ताकि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है वो सही मायने में हमारे देश में रह सके। सो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है उसको फाउंडेशन चाहिए सोशल डेमोक्रेसी का। सोशल डेमोक्रेसी जब सर्वाइव करेगा तो ही पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है वो एग्जिस्ट कर पाएगा। एंड सोशल डेमोक्रेसी मीन्स सोशल इक्वलिटी प्लस डिग्निटी प्लस हार्मोनी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज इक्वल टू स्ट्रक्चर एंड सोशल डेमोक्रेसी इज इक्वल टू फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के ऊपर ही स्ट्रक्चर खड़ी की जाएगी। दैट्स वाई सोशल डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड ये ट्रिनिटी जो है सोशल डेमोक्रेसी का, ये आपको याद रखना है। अगर ये चीज़ सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है तो ही हम कहेंगे कि सोशल डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही है एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सच में वहाँ पे है। देन इकोनॉमिक जस्टिस एंड द वेलफेयर स्टेट। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वेलफेयर स्टेट बनाने की भी मंशा रखता है, दूरदर्शिता रखता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। कैसे? बाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम शॉर्ट में डीपीएसपी कहते हैं। इसको हम अलग से एक चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से इकोनॉमिक जस्टिस जो है सोसाइटी में प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। नॉट ओनली इकोनॉमिक जस्टिस, जो भी हम चीज़ें प्रीएम्बल में पढ़ते हैं उन सारी चीज़ों को आप डीपीएसपी के अंदर में देख सकते हैं। ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वेलफेयर स्टेट क्रिएट करना चाहता है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रमोट करना चाहता है सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, देन सोशल सिक्योरिटी एंड जस्टिस अमंग द सिटीजन्स। सो इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए इकोनॉमिक जस्टिस का फिलॉसफी जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेके चलता है। एंड एम क्या है कि पुअर्टी जो है उसको ख़त्म किया जा सके, रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी हो, या असमानता जो है वो ख़त्म हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो। ऐसा ना हो कि अमीर बहुत ज़्यादा अमीर है और गरीब बहुत ज़्यादा गरीब है। एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है वो स्टैब्लिश हो जाए भारत में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये फिलॉसफी है। सो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक डेमोक्रेसी? इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मीन्स इकोनॉमिक पावर इज नॉट सेंट्रलाइज्ड, या फिर ये मोनोपोली ना बने। ठीक है, इसलिए इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इज फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कैसे लाया जाएगा, किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट होगा, ये हम कहाँ पे पढ़ते हैं? ये हम सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो एम्स हैं, टारगेट्स हैं, दृष्टिकोण है, वो क्यों रखे गए हैं उसका जवाब हमें मिलता है फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। और वो कैसे इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, वो कैसे किए जाएंगे, उसका जवाब हमें मिलता है जब हम सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर पढ़ते हैं। तो ठीक है। देन सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस जो है वो फंडामेंटल गोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम सोशल इम्बैलेंस जो है उसको भारत से हटा सके। ये फिलॉसफी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है कि सोशल इम्बैलेंस जो है सोसाइटी में वो पूरी तरीके से हमेशा के लिए खत्म हो जाए। एंड ये कैसे अचीव किया जाएगा? कानून बना के अचीव किया जाएगा। एंड हार्मोनाइजेशन जो है वो ग्रुप्स के बीच में रहना चाहिए, ताकि कोई ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करके उनको एकदम से ख़त्म करके बस अपने ही बारे में ना सोचे। एंड उसके लिए ज़रूरी हो जाएगा कि हम ब्रदरहुड का जो एसेंस है वो उनके बीच में रखें। देन प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन जो है वो भी किया जाएगा, ताकि सोशल जस्टिस को इंश्योर किया जा सके एंड जस्टिस हर रिस्पेक्ट में हर किसी को मिल सके। देन सोशलिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो सोशलिज्म का मतलब क्या हो जाता है? तो सोशलिज्म का मतलब हो जाता है स्टेट रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमी इन पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब इकोनॉमी को कंट्रोल कौन करता है? सरकार करती है। बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? तो जो सोशलिस्ट वर्ड है वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इंसर्ट किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड नेचर ऑफ इंडियन सोशलिज्म क्या है? तो कंप्लीट ओनरशिप स्टेट के पास नहीं है एंड एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। क्योंकि जहां पे आप कोर यानी मेन सोशलिज्म की
फिलोसफी देखोगे जहाँ पे प्योर सोशलिज्म फॉलो किया जाता है, वहाँ पे सारा कंट्रोल जो है ओनरशिप का वो गवर्नमेंट के पास रहता है एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो लोगों के पास उतनी नहीं रहती है। बट इंडिया में हम क्या देख रहे हैं कि कंप्लीट ओनरशिप नहीं है स्टेट की एंड कंप्लीट एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो फॉलो की जाती है एंड रेगुलेट किया जाता है प्राइवेट प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक इंटरेस्ट। अगर हम 1992 के बाद से देखें तो इंडिया का जो एम है वो शिफ्ट हो चुका है टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। एलपीजी, ठीक है, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये मेन अभी एजेंडा है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोशलिज्म का। देन हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 31 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि राइट टू प्रॉपर्टी देता था जनता को, एक फंडामेंटल राइट था, उसे फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा के लीगल राइट की कैटेगरी में डाल दिया गया है। और ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया? 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया, जो कि हुआ था 1978 में। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, देन 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये ईयर्स जो है वो भी याद रखने होंगे। तो यहाँ पे 4+2 जो है वो 6 बनता है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1976 में हुआ था। 4+4 अगर आप देखें तो ये 8 बनता है, इसीलिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1978 में हुआ था। तो ये चीज़ें जो हैं वो याद रखनी होंगी क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, देन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यूनिटी क्यों जरूरी है? यूनिटी इसलिए जरूरी है ताकि नेशनल इंडिपेंडेंस को मेंटेन करके रखा जा सके। आप सोच के देखिए, अगर देश में एकता न रहे और लोग हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहें तो क्या देश आज़ाद रह पाएगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि इस देश के टुकड़े हो जाएं या फिर बाहर से कोई और जो है आ जाए और यहाँ पे अटैक करके यहाँ पे रूल करना शुरू कर दे? इसलिए यूनिटी जो है वो ज़रूरी हो जाता है ताकि नेशनल इंडिपेंडेंस को हम मेंटेन रख सकें एंड सक्सेसफुल डेमोक्रेसी जो है वो भारत में चल सके। देन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो है वो अगेन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में लाया गया था उस समय ऐड किया गया। एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन के रिस्पेक्ट में जो फिलॉसफी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो क्या कहती है कि कैसे हम अचीव करेंगे? तो बाय फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, और भारत में जो विविधताएं हैं यानी इतनी डाइवर्सिटी जो है उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट पे करके हम यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन जो है उसको इंश्योर रख सकते हैं, उसको इंश्योर कर सकते हैं। देन सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब क्या हो जाता है? दैट द स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन। स्टेट का कोई अपना पर्सनल रिलीजन नहीं होता है। ओके, द स्टेट डज नॉट आइडेंटिफाई विद एनी रिलीजन। इंडिया क्या है? इंडिया एक सेकुलर नेशन है और जहाँ पे भी सेकुलरिज्म का फिलॉसफी फॉलो होता है वहाँ पे हर जो रिलीजन है उसको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है बाय स्टेट, यानी सरकार जो है हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगी एंड गारंटी मिल जाती है जनता को अबाउट फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन की गारंटी है, बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप अपना रिलीजन जो है किसी पे जोर जबरदस्ती करके थोपो या फिर आप ऐसी चीज़ें करो कि देश का माहौल जो है वो ख़राब हो। अगर वैसी चीज़ें आप करोगे विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन तो लिमिटेशन जो हैं वो आपके ऊपर डाले जाएंगे, पनिशमेंट जो है वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, एंड सेकुलरिज्म जो है वो प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, नॉट सेंटिमेंट। इसका मतलब क्या हो गया? दैट इट इज इन्फोर्स थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इमोशन और बिलीफ। और सेकुलरिज्म जो है वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। जब आप केशवानंद भारती केस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या है और क्यों ये रखा गया और इसने किस तरीके से संविधान की तरफ देखने का नज़रिया जो है वो लोगों का बदला एंड संविधान को किस तरीके से प्रिजर्व किया गया, बचाया गया बाय दिस डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, सो इसका मतलब क्या हो गया कि संविधान में बदलाव ला के सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये रहेगा ही रहेगा हमारे संविधान में। एंड इंडियन सेकुलरिज्म जो है उसका मतलब है इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में जो सेकुलरिज्म फॉलो होता है वहाँ पे इसका मतलब हो जाता है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट।
बट यहाँ पे रिलीजन को स्टेट से हम अलग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम रिलीजियस मैटर में बिल्कुल भी इंटरफेयर करने से मना नहीं करते हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी, अगर मॉरलिटी जो है सोसाइटी की अगर ख़राब हो रही है, अगर यहाँ पे हेल्थ के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, तो हमारी जो सरकार है, जो स्टेट है, वो इंटरफेयर करेगी उस केस में। बट वेस्टर्न जो सेकुलरिज्म है उसके अंदर क्या हो जाता है कि रिलीजन को एकदम से सेपरेट कर दिया जाता है और उसके ऊपर सरकार जो है ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो करती है, वो उन चीज़ों से दूर रहती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है सेकुलरिज्म का? तो आर्टिकल नंबर 25 से आर्टिकल नंबर 28 अगर आप देखेंगे तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वहाँ पे बताया गया है। तो वो हर रिलीजन के रिस्पेक्ट में बात की गई है, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के रिस्पेक्ट में बात नहीं की गई है, और वहीं से सेकुलरिज्म जो है वो रिफ्लेक्ट होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। बट फिर भी सेकुलर जो वर्ड है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ऐड कर दिया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इस तरीके से हम देखते हैं कि सेकुलर जो वर्ड है वो एक्सप्लिसिटली नजर आता है, अदरवाइज वो पहले भी था। ठीक है, ये वर्ड जब 1976 में इंसर्ट नहीं किया गया था, क्या उससे पहले इंडिया सेकुलर नहीं था? तो सेकुलर था, बट उस चीज को एक्सप्लिसिट वे में एक्सप्रेस कर दिया गया और प्रियम्बल में ये वर्ड जो है वो जोड़ दिया गया। देन डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हमारा प्रियम्बल इंश्योर करता है अबाउट द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। डिग्निटी का मतलब क्या हो गया? सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, आपके साथ अगर कोई ऐसे ही बिना मतलब का रूड वे में बिहेव कर दे तो क्या आपको पसंद आता है? नहीं पसंद आता है। क्यों? क्योंकि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो आपको कहता है कि नहीं, ये चीज़ मेरे साथ नहीं होनी चाहिए थी। उसी तरीके से हर एक इंडिविजुअल के साथ होना चाहिए, यानी हर एक इंडिविजुअल का एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, हर एक इंडिविजुअल का एक वैल्यू है, उस पर्सन को रिस्पेक्ट पे होना चाहिए। ये इंश्योर किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये फिलॉसफी होल्ड करता है कि जनता जो है, इस देश के जो नागरिक हैं, वो हमेशा इस बात को याद रखें कि हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को मेंटेन करके रखा जा सके। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई लोअर पोस्ट पे है तो हम उसके साथ कैसा भी बिहेव कर दें या फिर हम उसके साथ बहुत ही गलत ट्रीटमेंट करें। नहीं, हमारा संविधान इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। हमारे संविधान का ये दृष्टिकोण नहीं था भविष्य को लेके या फिर आगे आने वाली जनरेशन को लेके। इसीलिए डिग्निटी जो है वो हर एक इंडिविजुअल की मेंटेन होके रहे, ये फिलॉसफी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। और डिग्निटी जो है वो क्या चाहता है, वो कैसे मिल सकता है? सो फंडामेंटल राइट्स अगर हर किसी के पास हैं तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है मेंटेन करके रखा जा सकता है। सोशो इकोनॉमिक जस्टिस जो है अगर जनता को मिलेगा तो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो इंडिविजुअल की मेंटेन रहेगी। एंड पॉलिटिकल राइट्स जो हैं सिर्फ वही सफिशिएंट नहीं है अगर फ्रीडम नहीं दिया गया है। ठीक है, सिर्फ हम कह दें कि हाँ तुम्हारे पास वोटिंग राइट है इसलिए तुम एक बहुत अच्छे इंडिविजुअल हो, तुम्हारे पास बहुत अधिकार है, तो वो चीज़ कहना जो है वो गलत हो जाएगा। सो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस जो कि बताया गया है अंडर आर्टिकल नंबर 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फिलॉसफी होल्ड करता है कि हमेशा से हमारा देश जो है वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करेगा, जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन जो है वो मेंटेन करेगा, इंटरनेशनल जो लॉज हैं एंड ट्रीटीज़ हैं उनको वो फॉलो करेगा एंड रिस्पेक्ट करेगा, और साथ ही साथ इनकरेज करेगा टू सेटल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। ठीक है, हर बात में बंदूक नहीं निकाल देगा हमारा देश। ये एस्पिरेशन है, ये फिलॉसफी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कि कोई भी अगर डिस्प्यूट होगा तो पहले उसको हम शांति से बैठ के मिल के बात करके समझ के उन चीज़ों को सेटल करने की कोशिश करेंगे। बात बात पे हम युद्ध करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये फिलॉसफी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। देन जेंडर जस्टिस एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड जेंडर। हमने थोड़ी देर पहले बात की डिग्निटी की। ठीक है, तो क्या जो थर्ड जेंडर में लोग फॉल होते हैं उनको डिग्निटी का अधिकार नहीं है? क्या उनका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ये फिलॉसफी जो है वो जेंडर जस्टिस में भी एक्सपेंड होती है। और आप सोच सकते हैं कि हमारे संविधान के निर्माणकर्ता जो हैं वो क्या क्या आगे के लिए सोच के रखे थे। ठीक है, और हमें उन चीज़ों को कैसे फुलफिल करते हुए जाना है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिकॉग्नाइज करती है थर्ड जेंडर को। अब आप कहीं भी फॉर्म भरेंगे और उसमें जेंडर जब पूछा जाता है तो 3 कॉलम आपको मिलते हैं, एक मेल, एक फीमेल और एक थर्ड जेंडर। तो ये जो चीज़ है
ये प्रोवाइड की गई है ताकि जो लोग इस कैटेगरी में फॉल होते हैं उनको भी डिग्निटी मिल सके। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस जो है वो बनाया गया है इक्वलिटी अंडर आर्टिकल नंबर 14 एंड राइट टू लाइफ विद डिग्निटी अंडर आर्टिकल नंबर 21। सो इन आर्टिकल्स को दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ताकि इंश्योर किया जा सके कि हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी जो है वो मेंटेन होके रहे। और इन सब चीज़ों के द्वारा हम देखते हैं कि लीगल रिकॉग्निशन एंड सेल्फ आइडेंटिफाइड जेंडर जो है वो निकल के आता है। सोशल एंड एजुकेशनल इंक्लूशन जो है वो हो रहा है। एक्सेस टू रिजर्वेशन हो रहा है, जहाँ भी चीज़ें जो हैं अप्रोप्रिएट हो, जो लोग डिजर्व करते हैं उनको ये चीज़ें मिल रही है। मेडिकल सैनिटेशन फैसिलिटी, वेलफेयर स्कीम्स, देन पब्लिक अवेयरनेस, सोशल इंटीग्रेशन और रिस्टोरेशन ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, इन सारी चीज़ों को इंश्योर किया जा रहा है विद दिस फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू सोशल डेमोक्रेसी। ठीक है, क्योंकि सोशल डेमोक्रेसी में ये लोग भी इंक्लूड होंगे। एंड सोशल डेमोक्रेसी में आपको याद रखना है ट्रिनिटी, वो 3 चीज जो है उसके अंदर ही ये सारी चीजें आएंगी। सो यू हैव टू कनेक्ट ऑल दीज थिंग्स। देन फंडामेंटल ड्यूटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी। सो हम मैक्सिमम टाइम राइट्स की बात करते हैं कि ये मेरा अधिकार है, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरा फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, ये नहीं आता है। बट क्या आपने ड्यूटीज़ के बारे में बात किया है? क्या आपको पता है कि आर्टिकल नंबर 51A के तहत कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बताए गए हैं सिटीजन्स को? तो along with the rights we should always keep duties in our mind, और फंडामेंटल ड्यूटीज की बात जो है वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। और सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो रखी गई है, ताकि अपहोल्ड करके रखा जा सके सोवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, सेकुलरिज्म जो है वो मेंटेन होके रहे, कॉमन ब्रदरहुडनेस जो है वो देश में बना रहे, ताकि देश की अखंडता जो है वो कभी भंग ना हो, एकता जो है वो कभी भंग ना हो। और जब आप उन चीज़ों को देखेंगे, यानी जब आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को देखेंगे, तो ये कोई बहुत भारी भारी काम नहीं है। बेसिक, बहुत ही ज़्यादा बेसिक वो चीज़ें हैं जो हर एक इंडिविजुअल को करना चाहिए, ताकि माहौल, देश की चीज़ें कभी भी खराब ना हो और बैड इंप्रेशन जो है हमारा दूसरों के सामने न बने। और इस तरीके से हम देखते हैं कि एथिकल डायमेंशन ऑफ सिटीजनशिप जो है वो रीइंफोर्स किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। देन विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्यूचर में कैसा हमें भारत चाहिए, उसके रिस्पेक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या सोचता है। सो गांधीयन फिलॉसफी अगर हम देखें तो वो जो प्रियम्बल में रिफ्लेक्ट होता है, वहां से हमें बात साफ नजर आती है कि देश का गरीब से गरीब इंसान भी अगर रहे तो उसको ये फील होना चाहिए कि ये देश उसका है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि गरीब से गरीब इंसान को भी लगना चाहिए कि हाँ, ये देश उसके लिए कुछ करता है और वो उस देश के लिए कुछ कर सकता है। ठीक है, ऑल कम्युनिटीज जो हैं वो हार्मनी में रहें, सारी कम्युनिटी जो हैं मिल के भाईचारे के साथ रहें, अनटचेबिलिटी का कोई स्पेस ना रहे, छुआछूत की कोई बात ना रहे, सोशल इवल्स जो हैं वो ना रहें, एंड इनइक्वलिटी जो है वो ना रहे। ये सारी चीज़ें जो हैं हट जाए, साथ ही साथ औरतों को वही इक्वलिटी मिले जो मर्दों को समाज में मिला हुआ है। ये विजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये फिलॉसफी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है कि ऐसी चीज़ें हो, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि इन सब चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है और चेंजेस जो है वो आ रहे हैं। फिर भी एज एन इंडिविजुअल हम सब लोगों को इसके प्रति जागरूक रहना होगा और अपने कर्तव्यों को समझना होगा, तभी ये सारी चीज़ें जो है वो पॉसिबल हो पाएंगी। फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमें दिल से महसूस करना होगा, तभी हम इन सब चीज़ों के प्रति अपने आप को ढाल पाएंगे और बदलाव जो है ला पाएंगे। सो द फाइनल कॉन्स्टिट्यूशनल विजन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रहे, ये विजन है, ये फिलॉसफी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। डेमोक्रेटिक का मतलब सिर्फ पॉलिटिकली डेमोक्रेटिक ही होना नहीं, बल्कि सोशली एंड इकोनॉमिकली भी डेमोक्रेटिक अगर हम होंगे तभी हम सही मायने में पॉलिटिकली डेमोक्रेटिक बन पाएंगे। और ये सारी चीज़ें तभी हो पाएगी जब हमारे देश में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सही से मिले सबको, और देश में ये सारी चीज़ें सही से चलें। सो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट इन्फोर्सेबल। तो जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रीएम्बल जो है वो
कंस्टिट्यूशन का पार्ट है बट वो इन्फोर्सेबल नहीं है, खुद में वो इन्फोर्स नहीं हो सकता है। ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म सोशल डेमोक्रेसी एज यूज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। आई होप कि आपको ट्रिनिटी याद होगा। ट्रिनिटी जो है वो सोशल डेमोक्रेसी का बेस है। अगर ये तीनों चीज़ें रहेंगी तो ही सोशल डेमोक्रेसी रह पाएगी देश में, और सोशल डेमोक्रेसी रहेगा तो ही हम देख पाएंगे कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी रियल में एग्जिस्ट कर रहा है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में आप अपने डाउट जो है पूछ सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई विल बी कैचिंग यू इन नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।